डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि मैं आपको आपके प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में यूनिट सेकंड प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि पढ़ा रहा था, जिसमें हमारी आम की चर्चा वैदिक बौद्ध की हो चुकी है। आज हम आपको मुस्लिम काल के बारे में बताते हैं। कल की चर्चा में हमारी आम की मुस्लिम काल की हो गई थी थोड़ी बहुत, तो आज उसी के आगे, क्योंकि 12वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक का जो भारत है, हमारे देश में मुस्लिमों का शासन रहा है। क्योंकि 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गोरी ने भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना की थी। मुस्लिम ये जो शासक थे अपने साथ एक नवीन संस्कृति, धर्म और आदर्श लेकर के आए थे, जिससे वे अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए और इसको चिरस्थायी बनाने के लिए उन्होंने स्वयं को मुस्लिम धर्म और इस्लामी ज्ञान और संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। जैसे हमारे देश में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश के बाद मुग़ल शासकों ने अनेक प्रकार के यहाँ रह करके हमारी शिक्षा व्यवस्था को बदल करके अपनी शिक्षा व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में जहाँ वैदिक साहित्य में श्लोक कंठस्थ कराए जाते थे, बौद्ध साहित्य पढ़ाए जाते थे, तो उसी जगह पर इन लोगों ने कुरान की आयतों को पढ़ने के लिए ये हमें बाध्य किया। यद्यपि मुस्लिम शासन के दौरान शिक्षा व्यवस्था में ना तो कोई औपचारिक एवं नियमित तथा ना कोई व्यवस्थित शिक्षा योजना थी, परंतु अधिकांश जो मुस्लिम शासकों ने इस्लामी शिक्षा के प्रति पर्याप्त रुचि भी दिखाई थी। मुस्लिम शासक शिक्षित जरूर थे, सभी विद्वानों का इनके पास संरक्षण भी प्राप्त था, परंतु राज्य का उत्तरदायित्व मुस्लिम साम्राज्य के जो इनके आसपास रहने वाले जो लोग हुआ करते थे। क्योंकि मुस्लिम शासकों ने अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी की और इस काल में आप देखें जो जनसाधारण की जो शिक्षा थी वो बड़ी उपेक्षित थी। देश में नई शिक्षा व्यवस्था अर्थात हमारे देश में इस्लामी शिक्षा की धारा प्रवाहित होने लगी। इसके अतिरिक्त मुस्लिम शासकों ने क्या किया कि हमारे जो शिक्षा केंद्र थे या जो हमारे मंदिर थे उनको खूब खुल करके लूटा, पुस्तकालयों को जलवाया। जो हमारे देश के हिंदू विद्वान थे इनको निरुत्साहित किया, दंडित किया। यहाँ तक कि हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार की जो शिक्षा की जो व्यवस्थाएं थी उनको संरक्षण देने वाले जो भी मुस्लिम शासक हुए बाद में सिंहासनारूढ़ हुए, यानी कुल मिलाकर के हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको पूरी तरह से इन लोगों ने ध्वस्त कर दिया। और मुस्लिम काल में हमारे देश में एक नई संस्कृति का इन लोगों ने प्रचलन किया। इसीलिए इस काल की शिक्षा का जो उद्देश्य है वेदकालीन यानी वैदिक कालीन या बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्यों से पूर्णतया ये भिन्न है। क्योंकि इनका
सर्वप्रमुख उद्देश्य ये था कि इस्लाम धर्म एवं संस्कृति का प्रचार और प्रसार करना था हमारे आप लोगों के बीच में। इसके साथ साथ ज्ञान के विकास, कला कौशल के प्रशिक्षण, सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति पर भी इन्होंने बल दिया। अब इसमें आपको हम इनकी जो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उसको हम आपको बिंदुवार बताते हैं। जैसे इन्होंने सबसे पहले उद्देश्य अपनी शिक्षा का क्या बनाया? इस्लाम धर्म का प्रसार। दूसरा इन्होंने बनाया इस्लामी संस्कृति का प्रसार, मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार करना, मुस्लिम शासन को सुदृढ़ करना, सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना, चरित्र का निर्माण करना, धार्मिकता का समावेश करना, व्यवसायों की शिक्षा देना। और इस तरह से इन्होंने अपनी अनुसार हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था थी, ये नवीन संस्कृति, नवीन उद्देश्य लेकर के इन्होंने अपनी संस्कृति को सर्वोपरि स्थान देते हुए आप सबसे पहले इसमें आपको हम बताते हैं इस्लाम धर्म का प्रचार करना। मुस्लिम कालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी उसका सबसे प्रमुख उद्देश्य इन लोगों ने यह बनाया कि इस देश में रहने वाले जो लोग हैं भारत के यानी हिंदू, इन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए हम आप शिक्षा के माध्यम से इन्हें प्रोत्साहित करें और जो शिक्षा इन्हें दी जाए वह शिक्षा इस्लाम धर्म के प्रचार एवं प्रसार में शिक्षा का माध्यम लिया जाए। यदि ऐसा हम करते हैं तो हम इस्लाम धर्म से लोगों को जोड़ेंगे भी और हमारा जो इस्लाम धर्म है उसका प्रचार प्रसार भी पूरे देश में होगा। क्योंकि माध्यम क्या था? शिक्षा था। यानी शिक्षालयों में जो बच्चे पढ़ने आए मकतब और मदरसे में, उन्हें हम इस्लाम धर्म की विशेषताएं बताएं, उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार कराएं और इस्लाम धर्म के आदर्शों को बताते हुए उनको इस तरह की हम शिक्षा की व्यवस्थाएं दें जिससे वह हमारे धर्म को स्वीकार करें, यानी अपने धर्म का परित्याग करके इस्लाम धर्म के से जुड़ें। और जब जुड़ें तो ये लोग अपने ही लोगों के बीच में जा कर के इसका प्रचार और प्रसार करें। दूसरा आता है इस्लामी संस्कृति का प्रसार। मुस्लिम कालीन जो शिक्षा का जो उद्देश्य है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि जैसे हमारे के यहाँ हिंदू धर्म के अनुसार या वैदिक धर्म के अनुसार हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारे कानून, हमारे सिद्धांत ये अलग अलग। तो इन लोगों ने अपने अनुसार इस्लाम धर्म के रीति रिवाजों, परंपराओं, सिद्धांतों और कानूनों को इस पूरे देश में फैलाना था। इसीलिए भारतवर्ष में मुस्लिम शासन के समय अनेक हिंदुओं ने विभिन्न कारणों से वशीभूत होकर इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था। इस नवदीक्षित मुसलमान को शिक्षा के द्वारा मुस्लिम संस्कृति से परिचय कराना आवश्यक था कि हमारे धर्म में कैसे हमको अनुपालन करना है, कैसे कैसे आपको हमारे धर्म के अनुसार चलना, यानी वो अपनी संस्कृति से हमारे देश के लोगों को जोड़ करके हमारे ही देश में वो अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करके, रीति रिवाज का प्रचार प्रसार करके, क्योंकि वह सारा माध्यम शिक्षा के माध्यम से ही था। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से बहुत आसानी से लोगों को हम मोटिवेट कर सकते थे। मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार करना, उन्होंने कहा कि इस देश में जो मुसलमान हैं जिनको ज्ञान नहीं है उन्हें हम ज्ञान कराएं और जब ज्ञान हो जाए तो अपने आसपास रह रहे लोगों को वो इस्लाम धर्म के बारे में जोड़ें, क्योंकि उन्हें ये बोध कराएं कि इस देश में मुस्लिम शासन की सत्ता है। जिस देश की शासन सत्ता है उस धर्म को स्वीकार करना आप लोगों के लिए अनिवार्य है। चौथी चीज़ इन्होंने बताया मुस्लिम शासन को सुदृढ़ करना। तो मुस्लिम शासकों ने अपनी शिक्षा को अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि का एक साधन मान लिया। लगभग सभी मुसलमानों ने, जो मुसलमान शासकों ने शिक्षा के द्वारा अपने शासन को बहुत मजबूत
और सुदृढ़ बनाने के लिए मुस्लिम शासकों ने शासन व्यवस्था में मुस्लिम संस्कृति को बहुत अधिक स्थान दिया। इसीलिए शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से वे लोग चलाने के लिए अपनी संस्कृति में जो निपुण जो व्यक्ति होते थे उनकी आवश्यकता होती थी, यानी उनको नौकरी देते थे। तो उन्होंने नौकरी में ये कहा कि जो हमारी धर्म और हमारी संस्कृति में पारंगत होगा उसी को हम अपने देश में यानी अपनी शासन व्यवस्था में नौकरी देंगे। यानी वह एक ऐसे नागरिक को निर्माण करना चाहते थे जो मुस्लिम शासन का किसी भी तरह से कोई विरोध ना करें। सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, मुसलमान सांसारिक वैभव एवं ऐश्वर्य को बड़ा महत्व देते थे। जैसे हमारे वेद काल में थी तो बहुत कठोरतम जीवन व्यतीत करना पड़ता था। बौद्ध काल में भी लगभग शिक्षा प्राप्ति में कठोरतम जीवन व्यतीत करना था। लेकिन मुसलमान जब अपने देश में शिक्षा व्यवस्था लाए तो इस शिक्षा को विलासिता से जोड़ा। यानी मुस्लिम संस्कृति में परलोक पर विश्वास नहीं करते थे, शिक्षा को आध्यात्मिक विकास का साधन नहीं मानते थे, बल्कि ये मानते थे इस शिक्षा के माध्यम से हम अपने जीवन में यानी भविष्य के जीवन यानी उसको बहुत सांसारिक सुखमय बना सकते हैं। यही कारण है कि इस काल के जो विद्यार्थी थे, शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को इस प्रकार से उन्होंने तैयार किया कि वे अपने भावी जीवन को सफल बना सकें और भौतिक संसाधनों की यानी सुख समृद्धि की प्राप्ति का साधन बन सकें। अगला इसमें चरित्र निर्माण की शिक्षा। मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र का निर्माण था। कुरान साहब ने चरित्र निर्माण पर बहुत अधिक बल दिया था। उनका कहना था कि इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार उत्तम चरित्र का निर्माण करके ही व्यक्ति के जीवन में सफलता हस्तगत की जाती थी। इसके लिए उन्होंने मकतब और मदरसों में अच्छी आदतों और चरित्र निर्माण के लिए शिक्षकों को निरंतर प्रयास किया था। धार्मिकता का समावेश, धर्म की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मुसलमानों में धार्मिकता की भावना का समाविष्ट करना बहुत अनिवार्य था। यही कारण था कि मकतब और मदरसों में जो बने होते थे उनके नज़दीक यानी उनसे जुड़ कर के मस्जिद होते थे। यानी शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ उनके जो मकतब और मदरसे थे उस धार्मिक वातावरण से उनका जो जीवन था धर्म के महत्व को जोड़ें और उनको जोड़ करके उन्हें निश्चित रूप से अपनी धार्मिकता की भावना से जोड़ लें, जिससे वह किसी भी तरह की कोई बगावत ना करें।